हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ भूटान और सिंगापुर बेस्ड बिडर के द्वारा अनाउंस किया गया है 500 मिलियन फंड का क्रिप्टो माइनिंग सेटअप जो भूटान में है वो उसमें सेटअप किया जाएगा। भूटान जैसे कि हम लोग को पता ही है, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का एबेंडेंट मात्रा में पाया जाता है और आप लोग को पता ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा लगता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से क्रिप्टो माइनिंग का प्लान है भूटान में। और आप लोग को पता ही होगा भूटान का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो नेगेटिव में है, तो इस कारण से भूटान और भी ज़्यादा सूटेबल कंट्री बन जाता है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं क्रिप्टो माइनिंग किया कैसे जाता है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक होता क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो माइनिंग मेथड्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेजेंटली आप लोग को पता ही होगा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है और इसका जो सेटअप होता है कंप्यूटर फार्म का सेटअप वो भी बहुत वास्ट होता है, इसीलिए क्रिप्टो माइनिंग को हैवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो इसी दिशा में भूटान को चूज़ किया गया है एज ए ग्रीनर माइनिंग ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट ना के बराबर है। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो भूटान गवर्नमेंट और नस्दाक लिस्टेड क्रिप्टो माइनिंग फर्म बिडर ये दोनों मिल करके डेटा सेंटर को तैयार करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सच एज हाइड्रो पावर, हाइड्रोजन एनर्जी। ये सब जो पार्टनरशिप हुआ है बिडर के पास, जो कार्बन फ्री डिजिटल एसेट माइनिंग बनाने का बात चल रहा है, इससे भूटान में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और वहाँ का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल वे में ग्रोथ कर पाएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे भूटान जो है वो कार्बन नेगेटिव कंट्री है और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो 60% जो कंट्री रहेगा वो फॉरेस्टेड लैंड ही रहेगा। कार्बन नेगेटिव कंट्री का मतलब कि हर एक कंट्री का अपना कार्बन फुटप्रिंट होता है। जैसे वहाँ पे रहने वाले लोग CO2 छोड़ते हैं और वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन निकलता है वहाँ से जो CO2 रिलीज होता है इमिशन, तो CO2 इमिशन भूटान में ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और CO2 कम रिड्यूस होता है। CO2 उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता है भूटान में, इसीलिए कार्बन नेगेटिव कंट्री है भूटान। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी सब एसेट्स है जो कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और ये क्रिप्टोग्राफी के द्वारा प्रोटेक्टेड है। वर्चुअल करेंसी कहने का मतलब इसको हम लोग फिजिकल फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, जैसे हम लोग कॉइन या नोट्स रखते हैं तो उस तरह से नहीं रखा जाता, इसको डिजिटल फॉर्म में ही रखा जा सकता है। और डिसेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब कि कोई भी किसी भी कंट्रीज का कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे हम लोग का मनी में देखते होंगे RBI कंट्रोल करता है, उसी तरह से हर एक मनी सप्लाई को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है हर एक उसके कंट्री में, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में कोई इसको कंट्रोल नहीं करेगा, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी कहा जाता है। और ये क्रिप्टोग्राफी के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। कहने का मतलब जो क्रिप्टो माइनिंग होता है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक से, अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे, तो उससे ये प्रोटेक्टेड रहता है। अगर क्रिप्टो करेंसी को फंक्शंस का बात करें तो ये डिजिटली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे हम लोग पैसा से कुछ चीज़ खरीदते हैं ना, बदले में पैसा देते हैं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कर सकते हैं। उसी तरह से यूनिट ऑफ अकाउंट का यूनिट, स्टोर ऑफ वैल्यू कुछ स्टोर करके रखता है और इसका वैल्यू डे बाय डे चेंज होते भी रहता है। और जितने भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन होते हैं वो ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू होते हैं। ब्लॉकचेन के बारे में अभी थोड़ा देर में बात करेंगे और ये किस तरह से डिजिटल लेडर में शामिल हो जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर क्रिप्टो करेंसी का बात करें तो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे होते हैं, बिटकॉइन होते हैं, इथेरियम होते हैं, टॉर्न, रिपल, लाइटकॉइन, तो ये सब क्रिप्टो करेंसीज होते हैं जिसमें कि बिटकॉइन है वो लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। कहने का मतलब इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है क्रिप्टो करेंसी में, अकॉर्डिंग टू हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें। और इसके बाद सेकंड में इथेरियम आता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं जो क्रिप्टो माइनिंग है ये होता कैसे है, ये वर्क कैसे करता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन माइनिंग का। जैसे मान लीजिए कि ये एलाइस है, इसको एक प्रोडक्ट बाय करना है बॉब से यूजिंग बिटकॉइन, तो ये अपना एक प्राइवेट की का यूज़ करेगा कि कितने बिटकॉइन का ज़रूरत है और ये जो बॉब है वो रिक्वेस्ट भेजेगा ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये जो ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट भेजा जाएगा ये एक ब्लॉक बन जाएगा। आप देख सकते हैं पिक्चर में एक ब्लॉक बन चुका है और ये ब्लॉक है वो ब्रॉडकास्ट होगा जितने भी लोग माइनिंग में लगे हुए हैं इन द बिटकॉइन नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क ऑफ नोड्स है ये एलाइस के ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेंगे और इसी प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और बहुत सारे माइनर लगे हुए रहते हैं, तो उसमें से कोई एक फर्स्ट जो माइनर रहेगा वो न्यू ब्लॉक को वैलिडेट करेगा और जो माइनर है उसको बिटकॉइन का एक पोर्शन उसको मिल जाएगा एज ए रिवॉर्ड। और इस तरह से ये ब्लॉक ऐड हो जाएगा और ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और उस तरह से बॉब को रिसीव हो जाएगा बिटकॉइन फ्रॉम एलाइस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा कि बिटकॉइन माइनिंग वर्क कैसे करता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं क्रिप्टो माइनिंग के प्रोसेस के बारे में। तो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है वो इसी तरह से जनरेट करते हैं कॉइन्स और वेरीफाई करते हैं प्रोसेस को और नया ट्रांजेक्शन डन होता है। इसमें एक वास्ट डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है अराउंड द वर्ल्ड, जो कि वेरीफाई करता है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ब्लॉकचेन के द्वारा वो सिक्योर हो। तो क्रिप्टो माइनिंग है एक फंडामेंटल प्रूफ ऑफ वर्क है
जो कि क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जैसे कि बिटकॉइन। यहाँ पे दो टर्म आप लोग को समझना होगा, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। ये एक एल्गोरिदम को यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी को वैलिडेट करता है और ब्लॉकचेन नेटवर्क में जोड़ता है। और इसमें मेन डिफरेंस होता है कि किस तरह से ये चूज़ किया जाता है और किस तरह का ट्रांजेक्शन क्वान्टिफाई किया जाता है। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में। सबसे पहले चलिए हम लोग समझते हैं प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है। देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क एक क्रिप्टो कंसेंसस मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कंसेंसस मैकेनिज्म यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी एक चीज़ के लिए हर कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। हर एक नोड को एग्री होना पड़ता है ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि ए बी को एक क्रिप्टो सेंड करता है, तो पता ही है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, और ये सेंट्रलाइज्ड हो नहीं और ये फेक हो, और ये जो ट्रांजेक्शन है वो गलत तरीके से हो सकता है किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए ए बी को 5 बिटकॉइन सेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए के पास 5 बिटकॉइन हो ही नहीं, बल्कि सिर्फ 4 ही बिटकॉइन हो। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए के पास अगर 5 बिटकॉइन हो भी तो वो ए ने बी को भी 5 बिटकॉइन सेंड कर दिया हो और सी को भी 5 बिटकॉइन सेंड कर दिया हो। ऐसे में ज़रूरत होती है कि जो ट्रांजेक्शन होता है वो सही तरीके से वेरीफाई कर जाए, और ये जो काम करता है उसे माइनर कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इन्हें माइनर्स क्यों कहा जाता है। तो देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क में जो नए मार्केट में आते हैं वो इन्हीं माइनर्स के थ्रू आते हैं। जब ये माइनर्स ट्रांजेक्शन वेरीफाई करके नॉक्स को ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं तो इन्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ बिटकॉइंस मिलता है, और फिर ये कॉइन्स सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और इसलिए इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। और इन ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई करने वालों को माइनर्स कहा जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये माइनर्स कोई भी हो सकता है जो वो बिटकॉइन का हिस्सा हो, जिसका काम होता है कि वो वेरीफाई करे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सही परफॉर्म हो रही है या नहीं, इसको वेरीफाई करने का काम करते हैं। और यही इसी को कहते हैं ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करना पड़ता है। वैसा नहीं है कि ये पेन और पेपर लेकर के पजल सॉल्व किया जाता है। ये मैथमेटिकल इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इसके लिए बड़े बड़े कंप्यूटर ग्राफिक कार्ड्स वगैरह की ज़रूरत होती है, यानी कि कंप्यूटेशनल आवर की ज़रूरत होती है। और इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे माइनर्स अपने कंप्यूटेशनल माइनर के सावर के साथ आपस में कम्पीट करते रहते हैं, पर कोई एक माइनर ही जीतकर उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर पाता है। बाकी माइनर्स को फिर नेक्स्ट टाइम कम्पीट करना होता है किसी और ट्रांजेक्शन के लिए। और यही इसकी सबसे बड़ी खामियां है प्रूफ ऑफ वर्क में, कि एक ही ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए ढेर सारे माइनर्स हमेशा अपने कंप्यूटर पावर के साथ लगे रहते हैं और अपने कम्पीट करते रहते हैं, और इसमें से कोई एक ही वैलिडेट कर पाता है एक टाइम में। तो आई होप आप लोग को प्रूफ ऑफ वर्क समझ में आ रहा होगा, और जितने भी अदर जो एनर्जी है वो तो वेस्ट हो जाती है। चलिए एक चीज़ और समझते हैं माइनिंग पूल के बारे में। जब ढेर सारे माइनर्स अपने सारे कंप्यूटेशनल पावर को एक साथ कंबाइन करके माइनिंग करते हैं तो उसको माइनिंग पूल कहते हैं, और ऐसे में जो रिवॉर्ड मिलने का चांस होता है वो बढ़ जाता है, और जो भी रिवॉर्ड मिलता है वो आपस में कंप्यूटेशनल पावर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब माइनिंग पूल्स में ख़ास बात यह है कि बहुत से छोटे माइनर्स को भी माइनिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो माइनिंग पूल्स कहीं ना कहीं थोड़ा सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, कहें कि इन लोग के पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर होता है, तो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स यही वैलिडेट कर पाते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म का इस्तेमाल बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डॉज कॉइन, बिटकॉइन कैश जैसे कई फेमस क्रिप्टो द्वारा किया जा रहा है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे काम करता है। देखिए, प्रूफ ऑफ स्टेक भी एक क्रिप्टो कंसेशन मैकेनिज्म है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि एनर्जी कंजप्शन को कम किया जा सके और इसके एलिजिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में माइनर्स के बजाय वैलिडेटर्स होते हैं, और इन वैलिडेटर्स का भी वही सेम काम होता है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स का होता है, ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना। बस अंतर इतना ही है दोनों में कि इसमें ट्रांजेक्शन वैलिडेट करने के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए
सिर्फ एक ही वैलिडेटर सेलेक्ट हो पाते हैं। अब सवाल ये होता है कि वैलिडेटर कौन होते हैं। वैलिडेटर देखिए कोई भी हो सकते हैं, उस ब्लॉक चेन नेटवर्क का हिस्सा हो और उसके पास स्टेक करने के लिए कुछ बिटकॉइन हो, यानी कुछ सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए कुछ कॉइन होना ज़रूरी है। जैसे इथेरियम, जब वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करने लगेगा, अभी प्रूफ ऑफ वर्क में काम कर रहा है, तो उसको प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करने के लिए इथेरियम को 32 स्टेक, तो 32 इथेरियम का जिसके पास स्टैक होगा वही बिट जो इथेरियम को वैलिडेट कर पाएगा। अब ऐसे ही कई वैलिडेटर्स के बीच में से किसी एक को रैंडमली एल्गोरिथम के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस सिलेक्शन उन लोगों के बीच से ही होता है जो कि अपने कॉइन स्टैक करके पहले से ही रखते हैं, और जिसका ज़्यादा कॉइन स्टैक में होता है उसके वैलिडेटर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही वैलिडेटर होता है, तो इस बात की पूरा संभावना है कि किसी फेक ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर दे या फिर किसी ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से वैलिडेट कर दे। ऐसे में उस वैलिडेटर का जितना भी कॉइन है सेक के फॉर्म में लॉक रहता है, अब उस वैलिडेटर को रिटर्न नहीं मिल पाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्लैशिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि टेक्निकल रीजंस की वजह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे ट्रांजैक्शन के बीच में अगर बिजली चली गई या फिर सिस्टम ख़राब हो गया, ऐसे सिचुएशन में भी स्लैशिंग हो जाती है, यानी वैलिडेटर को अपना स्टेक नहीं मिल पाता है। इस प्रोसेस को नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी ट्रांजिशन को वैलिडेट करने के लिए पूरा नेटवर्क को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती है इन केस ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसकी वजह से इसमें स्केलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, यानी ट्रांजेक्शन स्पीड बढ़ जाती है ट्रांजेक्शन, और कम समय में कई ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ट्रांजेक्शन को एक नॉर्मल कंप्यूटर से भी किया जा सकता है वैलिडेट। अब जैसा कि मैंने माइनिंग पूल के उसमें बताया था, उसी में प्रूफ ऑफ स्टैक में स्टैकिंग पूल होता है, जिसमें ढेर सारे नोड्स होते हैं, जिसमें ढेर सारे थोड़ा थोड़ा होल्डिंग कॉइन मिला करके एक वैलिडेटर बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग पूल के भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। जैसे कि एडवांटेज ये है कि स्टार्टिंग पूल्स की मदद से उन लोगों को भी ट्रांजेक्शन वैलिडेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाता है जिसके पास स्टेक करने के लिए उतना कॉइन नहीं हो पाता है जितना कि एक वैलिडेटर पर बनने का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास कम कॉइन भी है तो वो किसी स्टेकिंग पूल को ज्वाइन करके ट्रांजेक्शन वैलिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और डिसएडवांटेज ये है कि इस स्टेकिंग पूल्स डिसेंट्रलाइजेशन को कमज़ोर कर देता है। आई होप आप लोग को प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पता ही है, जितना बता दिए उसमें से ही इसमें जो कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। जो क्रिप्टो करेंसी रिवार्ड होता है वो माइनर्स को मिलता है। डिसेंट्रलाइज्ड मेथड ऑफ वैलिडेशन का इस्तेमाल किया जाता है और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होता है। वहीं इसके कॉन्स की बात करें तो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट का नीड होता है, हाई एनर्जी यूजेज का नीड होता है, स्लो ट्रांजेक्शन स्पीड होता है और हायर ट्रांजेक्शन फी भी होता है। उसी तरह प्रूफ ऑफ स्टेक में प्रोज का बात करें तो डजंट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट का रिक्वायर नहीं होता है, ट्रांजेक्शन फास्ट होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है। उसी तरह कॉन्स का बात करें तो कॉइन होल्डिंग में देख ही सकते हैं, जो प्रूफ ऑफ स्टेक्स में स्टेकिंग पूल जो मिलकर काम करते हैं। अगला है अनप्रूवन एट लार्ज स्केल में अनप्रूवन होता है। इन्फ्लुएंस लार्जर स्टेक होल्डिंग वैलिडेट्स और रिक्वायर्स एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टो माइनिंग। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्रिप्टो माइनिंग होता है, जैसे सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट माइनिंग, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट माइनिंग, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट माइनिंग और अदर क्रिप्टो माइनिंग में जैसे कि फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे माइनिंग और क्लाउड माइनिंग। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो माइनिंग्स होते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।